मोहनपुर, उत्तर प्रदेश। आखिरकार वो दिन आ गया था जब रवि और प्रिया शादी के बंधन में बंधने वाले थे। रवि मनोहरपुर के एक नामी सेठ का बेटा था जिसके मम्मी पापा की बचपन में ही मौत हो चुकी थी। उसके बाकी घरवाले इस शादी के खिलाफ थे। रवि की माँ जिंदा होती तो ये लव मैरिज कभी मंजूर नहीं करती, कहते हुए उसके ताऊजी ने गुस्से में घर छोड़ दिया था। लेकिन रवि और प्रिया का प्यार सब पर भारी पड़ गया। हवेली को दुल्हन की तरह सजाया गया था। दीवारें झिलमिल रोशनी में चमक रही थीं, पर अंदर जैसे कोई खामोश सांसें दबा रहा था। प्रिया के परिवार वालों ने शादी में आने से मना कर दिया था। बस उसके कुछ दोस्त और उसकी बेस्ट फ्रेंड अंजलि ही साथ थी। वो रात प्रिया की जिंदगी की सबसे हसीन रात थी। शादी बिल्कुल सपनों जैसी हुई थी। रात में जब रस्में खत्म हुई, रवि और प्रिया अपने कमरे की तरफ बढ़े। दरवाजा खोला तो देखा अंजलि पहले से ही कमरे में खड़ी थी। अरे आ गए, मजे करना, मैंने दूध रख दिया है टेबल पर। तू भी ना अंजलि, अब निकल यहाँ से। अंजलि हंसते हुए कमरे से निकल गई। रवि और प्रिया ने दूध पिया और नींद में डूब गए। रात के आखिरी पहर में जब सब सो चुके थे, अंजलि हवेली के आंगन में अकेली खड़ी थी। उसके हाथ में एक काले कपड़े की पोटली थी। वो धीमी आवाज में कुछ मंत्र पढ़ रही थी। फिर उसने पोटली को हवेली के नीम के पेड़ के नीचे दबा दिया। किसी ने कुछ नहीं देखा। अगली सुबह रवि काम के लिए निकलते वक्त बोला, मैं शाम तक लौट आऊंगा, प्रॉमिस। जल्दी आना, थोड़ा डर लगता है यहाँ अकेले। अब तू हवेली से डरेगी? प्रिया हल्के से मुस्कुरा दी। रवि ने दरवाजे से मुड़कर एक नजर उसे देखा, फिर बाहर चला गया। दरवाजा बंद होते ही हवेली में फिर वही सन्नाटा लौट आया। प्रिया अपने नए घर में घूमने लगी और अपना सामान अनपैक करने लगी। वो हर एक रूम में जाती है और वहां रखी अलग अलग चीजों को उठाकर देखने लगती है। अचानक जब वो पहली मंजिल के कोने वाले रूम में पहुंची तो उसने अपनी बॉडी में अजीब सी गर्मी फील की, जैसे किसी ने उसके अंदर एक छोटी सी आग लगा दी हो। वो तुरंत भागकर किचन में पानी पीने चली गई और उस कोने वाले कमरे के बारे में भूल गई। थोड़ी देर बाद रवि घर आया। वो दोनों ने साथ में खाना खाया। आज का खाना तो कमाल है। थोड़ी थक गई थी, लेकिन अच्छा लगा। तुम्हें पसंद आया? दोनों बातें करते करते सो गए। रात के 2 बजे प्रिया की नींद अचानक खुल गई। बाहर से कोई फुसफुसाने की आवाज आ रही थी। कौन है वहां? वो उठकर खिड़की के पास गई। आंगन दिखाई दे रहा था, लेकिन वहां कोई नहीं था। प्रिया थोड़ी नर्वस हो गई। पता नहीं क्यों, पर उसके मन में एक अजीब सा डर बैठ गया था। उसने सोचा कि शायद अगली सुबह उसे बेटर फील होगा, लेकिन अगली सुबह भी उसकी ये फीलिंग नहीं गई। उल्टा उसे ऐसा फील होने लगा जैसे कोई उसे लगातार देख रहा हो। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके गले के पीछे बैठा हो। ऐसा क्यों लग रहा है? कोई मेरे पीछे खड़ा है। जब उसने रवि को बताया, तुम नई हो इस घर में, इसलिए अजीब लग रहा है। कुछ दिन में सब नॉर्मल हो जाएगा। पर प्रिया के अंदर डर गहराता गया। अब वो घर में अकेली होती तो लाइट्स अपने आप ब्लिंक करने लगती। कभी चीजें खुद ब खुद हिल जाती। एक सुबह उसने देखा उसके शादी के कंगन खिड़की पर रखे हैं, जबकि उसने उन्हें अलमारी में बंद किया था। नीम का पेड़ अब पूरी तरह सूख चुका था। वहीं दूसरी तरफ अंजलि एक बार फिर रात के 2 बजे प्रिया के आंगन में खड़ी होकर मंत्रों का जाप कर रही थी। उसका काला जादू
सही, लेकिन प्रिया के घर में बस रहा था और हर दिन शक्तिशाली हो रहा था। दिन बीतता गया, लेकिन प्रिया को कहीं से भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसे अपना घर ही अपना सा नहीं लग रहा था। जब भी वो किचन में घुसती, वहां की लाइट्स ब्लिंक करने लगती, उसकी चीजें यहां वहां हिलने लगती। प्रिया भी रवि को परेशान नहीं करना चाहती थी। अंजलि लगभग रोज उससे मिलने आती थी और अपने साथ मिठाई और फूल लेकर आती थी। अब सिर्फ अंजलि ही थी जिसे प्रिया सब कुछ खुलकर बता सकती थी। लेकिन उसे क्या पता था कि इस सब के पीछे अंजलि का ही हाथ है। प्रिया नहीं जानती थी, पर कॉलेज के समय में जब रवि और प्रिया साथ नहीं थे, तब अंजलि रवि को बेहद पसंद करती थी। लेकिन फिर प्रिया आ गई और रवि उसके प्यार में गिर गया। अंजलि का काला जादू दिन प्रतिदिन ताकतवर हो रहा था। अब प्रिया को रात में अजीब सपने आने लगे थे। वो देखती कि उसके आंगन में नीम के पेड़ के सामने एक सफेद साड़ी पहने औरत खड़ी है। वो ना तो अपनी पलकें झपका रही है और ना ही कुछ बोल रही है, बस प्रिया को लगातार देख रही है। लेकिन ये सब सिर्फ सपने तक ही सीमित नहीं रहा था। उस खाली हवेली में प्रिया को अब पायल की आवाजें भी आने लगी थी। उसे दोपहर के समय अगरबत्ती के जलने की स्मेल आती थी। रवि ने प्रिया की बिगड़ती हालत को देखा और उससे पूछा, क्या मैं डॉक्टर को बुलाकर ले आऊं? बात मेरे हेल्थ की नहीं है। इस घर में कुछ है जो शायद मुझे यहाँ रहने नहीं देना चाहता। अचानक पीछे से अंजलि आई और बोली, हो सकता है कि यहाँ किसी की आत्मा भटक रही हो जो प्रिया को परेशान कर रही है। लेकिन रवि को ऐसा कुछ कभी भी महसूस नहीं हुआ था। वहीं दूसरी तरफ प्रिया अब और भी ज्यादा डर गई थी। उसकी हालत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थी। उसने खाना पीना सब कुछ बंद कर दिया था। उसकी आंखें जैसे अंदर जा रही थी और आवाज भी बेहद कमजोर सी हो गई थी। कई बार डॉक्टर आके गया, लेकिन प्रिया की हालत में कोई भी सुधार नहीं आ रहे थे। वो कुछ मिनटों के लिए भी सो नहीं पा रही थी, क्योंकि सफेद साड़ी पहने वो औरत हर बार उसके सपने में आ जाती थी। अब बहुत दिनों से उसने अपने पौधे में पानी भी नहीं दिया था। प्रिया ने अचानक रवि को बुलाया और उसे उसके पेड़ों की देखभाल करने को कहा। रवि पानी लेकर आंगन में पहुंच गया। अचानक वहां उसने देखा कि एक कोने में मिट्टी खुदी हुई है। जब उसने खोद के देखा तो उसे वही काली पोटली मिली जो अंजलि ने शादी वाले दिन वहां पर गाड़ी थी। उस पोटली के अंदर कुछ पिंस, एक काले रंग का टीका, बालों के बहुत सारे टुकड़े, एक पायल और अजीब सा काला धागा रखा हुआ था। रवि ये देखकर बेहद डर गया। जहां वो पोटली गड़ी हुई थी उसके पास की मिट्टी काली पड़ गई थी और पेड़ पौधे भी सूख गए थे। वो समझ गया कि किसी ने उसके घर में काला जादू किया है। अब उसने अगले ही दिन एक विद्वान साधु को अपने घर में बुलाया, जो कई सालों से रवि के परिवार को जानता था। उस साधु ने घर में घुसते ही कह दिया कि इस हवेली ने सुख और दुख दोनों देखा है, इसलिए ये हवेली हर चीज याद रखती है। इसके बाद वो साधु हर कमरे में जाकर मंत्र पढ़ने लगा और गंगा जल छिड़कने लगा। फाइनली वो प्रिया के कमरे में आया और तेजी से मंत्रों को पढ़ने लगा। अचानक हवा में एक अजीब सी गर्माहट आ गई। प्रिया के चेहरे पर भी थोड़ा सुकून दिख रहा था। वो इतना ज्यादा थकी हुई थी कि तुरंत सो गई। रवि ने साधु बाबा का शुक्रिया किया और उनसे कहा कि बहुत दिनों बाद वो प्रिया को इतने सुकून से सोते हुए देख रहा है। साधु बाबा ने कहा कि कोई चीज प्रिया से जुड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब वो कमजोर हो गई है। शाम तक प्रिया की हालत और ज्यादा अच्छी हो गई। वो बिस्तर से उठकर स्माइल करने लगी थी और अच्छे से खाना भी खा रही थी। अंजलि एक बार फिर घर में आती है। उसके हाथ में खाने की बहुत सारी चीजें थी। अंजलि ने झूठा प्यार दिखाते हुए कहा कि मैं बहुत खुश हूं, तुम ठीक हो गई हो, ये लो मिठाई खा लो।
मैं स्पेशली तुम्हारे लिए बनाकर लाई हूं। अपनी बेस्ट फ्रेंड की बातों में आकर प्रिया ने वो मिठाई खा ली। अगले दिन एक बार फिर प्रिया की हालत खराब हो गई। इस बार वो ठीक से कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। साधु बाबा ने तुरंत रवि से वो काली पोटली लाने को कहा जो उसे आंगन में मिली थी। साधु बाबा ने उस पोटली में रखी चीजों को ढंग से देखना शुरू कर दिया। अचानक प्रिया की नजर भी उस पोटली में रखे पायल पर पड़ी। वो प्रिया का ही पायल था, लेकिन जोड़ी का एक पायल गुम हो गया था। उस साधु बाबा ने प्रिया से पूछा कि तुम्हें किसी ने ये दिया था? प्रिया ने अंजलि का नाम लिया। अचानक रूम में मौजूद रवि, प्रिया और साधु बाबा तीनों को महसूस हो गया कि इस काला जादू के पीछे और कोई नहीं बल्कि खुद प्रिया की बेस्ट फ्रेंड अंजलि है। उन्होंने अंजलि रेंज हाथ पकड़ने का प्लान बनाया। अगले दिन अंजलि एक बार फिर उनके घर बिन बुलाए आ गई और अपने साथ हमेशा की तरह खाने का सामान लेकर आई। जब वो प्रिया के रूम में घुसी तब उसने देखा कि प्रिया अकेले रूम में बैठकर सुकून से किताब पढ़ रही है। ये देखकर अंजलि का खून खौलने लगा, लेकिन अपने चेहरे पर वही नकली मुस्कान लिए वो प्रिया के पास गई और उसे हलवा टेस्ट करने को कहा जो उसने अपने हाथों से बनाया था। लेकिन प्रिया ने वो खाने से मना कर दिया और गुस्से वाली आवाज में अंजलि से सब कुछ सच बताने को कहा। अंजलि भी अब अपनी नकली दोस्ती दिखाकर थक चुकी थी। उसने प्रिया को सब कुछ सच सच बता दिया कि वो रवि से बहुत प्यार करती थी और उसे प्रिया के साथ हंसते खेलते नहीं देख पा रही थी। पीछे से साधु बाबा और रवि भी आ गए। अचानक अंजलि जोर जोर से चिल्लाने लगी और आउट ऑफ कंट्रोल होकर रूम में रखी हर चीज को तहस नहस करने लगी। अंजलि का ओरा पूरी तरह से चेंज हो गया था। उसके हाथ और उंगलियां अजीब तरीके से हिल रही थी। जब अंजलि के मुंह से आवाज निकली तो वो उसकी नहीं बल्कि किसी और की थी। मेरा बेटा किसी का नहीं हो सकता। रवि पत्थर की तरफ फ्रीज हो गया। वो उसकी मां की आवाज थी। साधु बाबा ने अपने मंत्रों का जाप तेज कर दिया, लेकिन अंजलि की बॉडी वायलेंट तरीके से कांप रही थी। वो धीमी आवाज में केवल एक चीज बोल रही थी, रवि सिर्फ मेरा है। रवि सिर्फ मेरा है। उस साधु बाबा ने मंत्र पढ़ते पढ़ते अपने बैग से एक घंटी निकाली और उसे एक बार बजाकर अंजलि को अपनी तरफ देखने को कहा, लेकिन अंजलि वहीं खड़ी होकर जोरों से कांप रही थी। फाइनली साधु बाबा जोर से चिल्लाए, कपिला देवी मेरी तरफ देखो। कपिला रवि की मां का नाम था और मरने के बाद सारा क्रियाक्रम उसी साधु बाबा ने करवाया था। उस साधु बाबा ने कपिला देवी से कहा कि अब आप इस धरती लोक की वासी नहीं रही है। अपने बेटे के प्यार को छोड़ दीजिए और स्वर्ग चली जाइए। रवि भी अपनी मां से रिक्वेस्ट करने लगा कि वो उन्हें खुशी से जीने दें और अपनी सही जगह पर चली जाए। फाइनली अंजलि या कपिला देवी ने एक आखिरी बार रवि को देखा और जमीन पर बेहोश हो गई। जब अंजलि की आंखें खुली तो वो नॉर्मल हो चुकी थी। अंजलि ने तब बताया कि कैसे वो सच में रवि से प्यार करती थी, लेकिन एक वक्त के बाद वो मूव ऑन कर चुकी थी। लेकिन एक दिन रवि की मां उसके सपने में आई और उसे ये सब करने को बोला। इस वजह से प्रिया भी पहली मंजिल के उस कमरे में नहीं जा पा रही थी जहां पर रवि की मां रहा करती थी। उस साधु बाबा ने अंजलि, प्रिया और रवि तीनों को एक आखिरी बार आशीर्वाद दिया और वहां से चले गए।